हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। ये जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, बीएससी पार्ट 1 के लिए है। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट फर्स्ट है। कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बच्चों केपलर का नियम, केपलर्स लॉ। केपलर ने क्या दिया था बच्चों? 3 नियम दिए थे उसने ग्रहों की जो जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी गति के आधार पर जो नियम दिए थे 3, उन्हें केपलर के नियम कहते हैं। फर्स्ट जो नियम है बच्चों केपलर का, वो क्या होता है कि प्रत्येक जो प्लेनेट होता है या ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, और जिसके एक फोकस पर सूर्य केंद्रित होता है। यानी कि इलेप्टिकल आप जानते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कुछ इस तरह का होता है, तो इसके किसी एक फोकस पर तो सूर्य होता है और इसके चारों ओर प्लेनेट गति करता है। तो ये नियम क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त का नियम कहलाता है, द लॉ ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है, और ये केपलर का फर्स्ट नियम है। केपलर ने सेकंड लॉ जो दिया था वो था कि कोई भी जो ग्रह है उसको सूर्य से मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये सन है, ये आपका कोई भी प्लेनेट है, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्योंकि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस तरह से यदि ये चक्कर लगा रहे हैं तो ये जो रेखा है ये समान टाइम इंटरवल्स में यानी कि सेम टाइम इंटरवल्स में सेम ही क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? ये इन दोनों के बीच का, जैसे ये ग्रह यहाँ पे था, पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। ये जो क्षेत्रफल है ये समान होता है, यानी कि हर सेम टाइम इंटरवल्स में यदि उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा? समान होगा। समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल या फिर एरियल वेलोसिटी सदैव स्थिर रहती है। ये क्या कहलाता है? क्षेत्रफल या फिर लॉज ऑफ एरिया कहलाता है, और यही केपलर का सेकेंड लॉ है। अब आता है केपलर का थर्ड लॉ, यानी केपलर का तृतीय नियम। केपलर क्या कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल, इट मीन्स कोई भी ग्रह एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, उसका स्क्वायर यानी कि उसका वर्ग दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष। आपको पता है दीर्घ वृत्त में 2 अक्ष होती है, एक तो दीर्घ बड़ी वाली, एक छोटी वाली। तो बड़ी वाली अर्ध दीर्घ मीन्स बड़ी वाली का आधा, अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के घन यानी कि क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये केपलर का थर्ड लॉ है। यह नियम आवर्त नियम, हार्मोनिक लॉ या लॉ ऑफ पीरियड्स कहलाता है। ये तो हो गए केपलर के तीनों नियम। अब हम क्या मान के चलते हैं बच्चों की एम, कैपिटल एम द्रव्यमान का सूरज है, स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह है, ठीक है। स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, ये कैपिटल एम द्रव्यमान का जो सूरज है हमारे पास दूसरा पार्टिकल, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तथा एम निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। द्रव्यमान एम का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने क्या मान लिया बच्चों? आर मान लिया। तब हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल लॉ से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम क्या जानते हैं? आपने 12th में पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर आर कैप क्या है? आर की दिशा में एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? केपलर के नियम से F इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आर कैप। अपन ने यहीं तक पढ़ा था, क्योंकि हमने वहां पर थीटा वाला जो कोफिशिएंट था उसे हम 0 मान के चले थे, तो यहाँ पर थीटा वाला कोफिशिएंट आगे क्या होता है? प्लस एम 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। ये आपकी इक्वेशन नंबर 25 आ गई। थीटा कैप तथा आर कैप क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर है, और थीटा कैप आर कैप की दिशा के लंबवत होता है। अब हम इक्वेशन 24 और 25 से यदि इक्वल कर दें इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इज इक्वल्स टू एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर आर कैप प्लस एम 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये देखिए हमारे पास आर कैप का कोफिशिएंट है, यहाँ पे ये आर कैप का कोफिशिएंट, थीटा कैप का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो थीटा कैप के कोफिशिएंट की यदि हम तुलना करें, इसके गुणांक की तुलना करें, तो हमारे पास इस साइड क्या है? 0। इट मीन्स ये जो टर्म आएगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन आर डी बाई डी टी
आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या हो गया, थीटा कैप का कोफिशिएंट हो गया, इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों डी अप हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये अवकलन का साइन कब हटेगा, जब हम इस दोनों तरफ इसका समाकलन लेंगे। समाकलन लेंगे तो ये डी बाई डी टी हट जाएगा, और 0 का समाकलन क्या होता है बच्चों, कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट होता है। तो क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि 0 का समाकलन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों तरफ इस इक्वेशन का यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए, ये कोई भी कांस्टेंट है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 27 आ गई। यह समीकरण कोणीय संवेग संरक्षण, ये जो इक्वेशन है किसको बताती है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को या फिर कोणीय संवेग संरक्षण को बताती है। क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी आप जानते हैं किसको व्यक्त करता है बच्चों, ओमेगा को। तो ये हमारे पास कोणीय संवेग संरक्षण को व्यक्त करती है। इसी प्रकार से समीकरण 26 जो कि हमारे पास ये थी, इसमें यदि हम अभी हमने थीटा कैप का कोफिशिएंट इक्वल किया था, अब हम आर कैप के कोफिशिएंट को यदि इक्वल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इज इक्वल्स टू एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर आर कैप। ये इक्वेशन नंबर 28 आ गई। अब हम जो केपलर के तीनों लॉज पढ़े थे उनमें हम एक एक करके डिराइव करेंगे। तो केपलर का यदि हम पहला लॉ जो कि हम देखें वो क्या था, लॉज ऑफ एरिया यानी कि क्षेत्रफल का नियम। इट मींस कोई भी प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में सेम इंटरवल में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करता है। इट मींस ये जो एरिया है ये सबका क्या होता है, समान होता है सेम इंटरवल्स के लिए। तो इसमें क्या है, कोणीय विस्थापन डी थीटा में। अब कोणीय विस्थापन बच्चों क्या है, ये जो एंगल है ये क्या है, कोणीय विस्थापन। ये P पॉइंट से P डैश पर आ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, डी थीटा। ठीक है, डी थीटा किसी भी कोणीय विस्थापन डी थीटा में द्रव्यमान स्मॉल m के द्वारा, जिसका स्थिति सदिश क्या माना है हमने, r माना है, के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, किसी भी प्लेनेट के द्वारा डी थीटा यदि हम कोणीय विस्थापन माने तो उसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से लिखेंगे, ds, क्षेत्रफल को हमने ds से डिनोट किया है, इज इक्वल्स टू 1/2 r क्या हो गया, स्थिति सदिश का आधा हो गया, और r मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या है बड़ा बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, कोण मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। इट मीन्स आर्क इज इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो आर डी थीटा हमारे पास क्या हो, कौन सा होता है, ये होता है आर डी थीटा। ठीक है, क्योंकि ये डी थीटा मल्टीप्लाई बाय ये जो आर होता है इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्षेत्रफल यदि हम लिखें तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। यदि कण के द्वारा इस विस्थापन को पूरा करने में लगा समय, अब हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि समान समय अंतराल में क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। इट मीन्स s क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हमने क्षेत्रफल लिख लिया पहले। अब हम मान के चलें कि कण के द्वारा इस विस्थापन में पूरा करने में लगा समय कितना है, dt है। तो हम क्षेत्रीय वेग किस प्रकार से निकालेंगे, क्षेत्रीय वेग हमारे पास हो जाएगा ds अपॉन d। तो यहाँ पर ds अपॉन dt यदि हम कर देंगे तो dt से अपॉन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। इक्वेशन ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास पिछली इक्वेशन थी। इक्वेशन 27 हमारे पास r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू a मान के चले थे हम। तो इस इक्वेशन में यहाँ इस इक्वेशन नंबर 27 से डी थीटा अपॉन dt की यदि हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आती है, a अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी की यदि हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ds अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम क्या रख देंगे, a अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ds अपॉन डी टी हमारे पास a/2 आएगा जो कि कोई ना कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा
समान समय यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह हमें क्या प्राप्त हो गया, कांस्टेंट प्राप्त हो गया क्षेत्रफल टाइम के अनुसार। तो समान क्षेत्रफल तय करती है, इट मींस क्षेत्रीय वेग s ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यानी कि s जो है किसी भी प्लेनेट का जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कांस्टेंट रहता है। ये हमारे पास केपलर का क्षेत्रफल का नियम आ गया। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, इट मींस दीर्घवृत्त का नियम। तो केपलर ने दीर्घवृत्त का नियम क्या दिया था कि कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 28 से लिखेंगे। इक्वेशन 28 जो हमारे पीछे थी, यानी कि जहां पर हमने इन दोनों फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स को और केपलर फोर्स को इक्वल किया था, उस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम बच्चों इस इक्वेशन में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करेंगे और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू प्राप्त करेंगे के इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि वो जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो किसकी प्राप्त होती है, दीर्घवृत्त की। तो हमारे पास अल्टीमेटली इसकी इक्वेशन दीर्घवृत्त वाली इक्वेशन आनी चाहिए। तो अब हम इसको आगे बढ़े तो क्या लिख सकते हैं, माइनस जी एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 31 आ गई। हम क्या जानते हैं बच्चों, पीछे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अल्टीमेट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आर क्या है बच्चों, आर इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। तो यहाँ से हम डी आर अपॉन डी टी निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टी के सापेक्ष। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी टी 1 अपॉन यू को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। इसको हमने अवकलित कर दिया। अब हम इसे डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, और 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी को बच्चों जैसे हमने कल लिखा था डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू है जो कि ए अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 27 से पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, डी आर अपॉन डी टी 1 अपॉन यू स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन आर को हम यू पुट कर दें तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए डी यू अपॉन डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 32 आ गई। यहाँ से हम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशियल है फिर अवकलित करके। तो ये हमारे पास आएगा डी बाई डी टी डी आर अपॉन डी टी। ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ए, इसको अवकलित कर देंगे डी बाई डी टी डी यू अपॉन डी थीटा। सेम कंडीशन लगाएंगे, डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास माइनस ए डी अपॉन डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी टी। तो अंदर क्या आएगा, डी यू अपॉन डी थीटा। अब यहाँ से सेम हम डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो आएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन आर को हम यू स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 33 आ गई। अब हम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इक्वेशन नंबर 27 तथा 33 से, इक्वेशन 27 हमारे पास ये रही, इक्वेशन 33 हमारे पास ये रही, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 31, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे
और डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम ये रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस आर ए अपॉन आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ए का स्क्वायर आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा अपॉन क्या आएगा आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यह आएगा माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 1 अपॉन आर की जगह यू रख देंगे तो माइनस ए स्क्वायर यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस जी एम यू स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन आर की जगह हमने यू रख दिया। अब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे बच्चों, ए स्क्वायर यू स्क्वायर से यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर से अगर यदि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर से यहाँ पर एक यू बचेगा तो प्लस यू लिख दिया, और यहाँ पर ए स्क्वायर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा जी एम अपॉन ए स्क्वायर। यह आपकी इक्वेशन नंबर 34 आ गई। ये जो इक्वेशन है बच्चों, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन या फिर इसका हल ये है u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू b cos थीटा प्लस जी एम ए स्क्वायर। यहाँ पर b कोई भी कांस्टेंट है, जी एम ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, तो मान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, u की, तो हमने मान लिया ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन, तो फिर इस सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो गया, इस सॉल्यूशन को हम ए स्क्वायर अपॉन जी एम से यदि मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी अपॉन जी एम कॉस थीटा प्लस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट आएगा ए स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर 1 प्लस ए स्क्वायर बी जी एम कॉस थीटा, बी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। अब चूंकि क्या हम जानते हैं, कल हम लेक्चर में पढ़ा था हमने L अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ई कॉस थीटा। यदि इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास बच्चों क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन जी एम, ये क्या है अर्धनाम नाभिलंब होता है, यानी कि सेमी लेटस रेक्टम किसी भी इलिप्स का या फिर दीर्घवृत्त का, और ई बराबर हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी अपॉन जी एम। ई क्या है हमारे पास इसेंट्रिसिटी है, यानी कि उत्केंद्रता है। इट मीन्स हमें क्या निकालना चाह रहे थे, हम यही निकालना चाह रहे थे कि कोई भी ग्रह वो दीर्घवृत्त में ही गति करता है सूर्य के चारों तरफ। तो वी नो दैट इक्वेशन नंबर 37 जो हमें प्राप्त हुई है, ये कॉनिक सेक्शन या फिर शांकव प्रतिच्छेद को प्रदर्शित करता है, जो कि एक दीर्घवृत्त, वृत्त, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सभी में केवल दीर्घवृत्त और वृत्त ही ऐसे हैं जो कि क्या है क्लोज्ड ज्योमेट्री है, बंद आकृति के हैं। अतः ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य को एक फोकस पर केंद्रित मानकर दीर्घवृत्ताकार अथवा वृत्ताकार पथ में ही घूमेगा। तो यही केपलर का लॉ है इलेप्टिकल ऑर्बिट वाला, जो कि यदि हमने ई का मान, यहाँ पे हमने दो कंडीशन में ली है, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। यदि ई का मान 1 से कम है तो पथ क्या होगा बच्चों, दीर्घवृत्ताकार होगा या फिर इलिप्स होगा, और यदि ई का मान 0 है तो पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। ये आपका एक दूसरा लॉ भी हो गया। थर्ड लॉ जो आता है लास्ट एंड फाइनल, ये है केपलर का तीसरा नियम, जो कि लॉ ऑफ पीरियड्स होता है, आवर्त का नियम। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी दीर्घवृत्त के लिए अर्धनाभिलंब यानी कि L, अर्ध दीर्घ अक्ष A हो तथा अर्ध लघु अक्ष B हो, तो ये उनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, L इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन A रिलेशन होता है। चूंकि हम इक्वेशन नंबर 38 पीछे जो हमने पढ़ी थी उससे हम क्या जानते हैं, L इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन जी एम। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर ए स्क्वायर अपॉन जी एम। ये आपकी इक्वेशन नंबर 40 हो गई। अब सूर्य के चारों ओर ग्रह का यदि हम आवर्तकाल निकालें, यानी कि टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट अपॉन एरियल वेलोसिटी। इट मींस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफलीय वेग। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई ए बी होता है, पाई ए बी से लिखते हैं, और क्षेत्रफलीय वेग हमने पीछे देखा था, हमें क्या मिला था a/2।
तो यहाँ से हम टी स्क्वायर निकालेंगे, टी स्क्वायर निकालेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 41 आ गई। अब 40 और 41 से यदि हम इस 40 से बी स्क्वायर का मान निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर ए अपॉन जी एम। बी स्क्वायर का मान निकाल के हम इक्वेशन नंबर 41 में यदि पुट कर दें तो हमारे पास टी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, ए स्क्वायर ए अपॉन जी एम। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए अपॉन जी एम। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, ये तो क्या है कोई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई ए3 ए की क्यूब, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यही हम निकालना चाह रहे थे कि उसका जो आवर्तकाल होता है वो उसकी जो एक्सिस होती है अर्ध लघु अक्ष जो होती है उसके क्यूब के फिर उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये केपलर का थर्ड लॉ है और ये लॉ ऑफ पीरियड भी कहलाता है। यहाँ पर आपके केपलर के लॉ खत्म हैं और आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।